हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको फ्रेंड्स मैं इसमें बताऊंगी भाषा शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको भाषा शिक्षण की जितनी विधियाँ होती हैं सभी विधियों के बारे में कल की क्लास में मैंने आप सभी को पूरा फुल डिटेल्स में बता दिया था। ठीक है, गद्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि गद्य शिक्षण क्या होता है और गद्य शिक्षण के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है और क्या क्या मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में कल की क्लास में मैंने डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इसके बारे में हम बात करेंगे। कल की क्लास जिसने अटेंड ना की हो अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी कल की। अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कल की क्लास आप लोग अटेंड कीजिएगा। ठीक है, और जिसने ना देखी हो तो चैनल पर डाल रखी मैंने क्लासेस, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे गद्य शिक्षण किसे कहते हैं। तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों को अर्थ ग्रहण करना, शब्दों का उच्चारण, शब्द भंडार में वृद्धि, स्मरण शक्ति व सृजन शक्ति का विकास, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता, छात्रों में मौलिक कल्पना और शुद्ध लेखन का विकास, व्याकरण के नियमों की जानकारी व साहित्य सौंदर्य का बोध कराना। ये सभी जो होता है फ्रेंड्स ये गद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। कल मैंने इसके फुल डिटेल्स में आपको सभी को बताया था। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको गद्य शिक्षण की विधियाँ बताई थी, जो मैंने अर्थबोध विधि बताई थी और आदर्श विधि बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी विधि बताई थी मैंने आपको? अर्थबोध विधि फ्रेंड्स क्या मैंने इसके बारे में बताया था, यह जो है ये विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। जबकि इसके बाद जो मैंने आपको आदर्श विधि बताई थी ये बताया था ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और इसके जो है फ्रेंड्स के चरण 4-5 प्रकार के चरण होते हैं, जो हर्बर्ट के अनुसार मैंने आपको बताया था पंचपदी के अनुसार शिक्षण किया जाता है। और हर्बर्ट के अनुसार जो है गद्य शिक्षण के निम्नलिखित सोपान होते हैं। कौन कौन से सोपान मैंने आपको बताए थे? तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको सोपान बताया था प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न, गृहकार्य। ओके, ये सभी मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये देखिए ये सभी जो पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट मैंने कल की क्लास में आप सभी को बता दिया था। ठीक है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न, गृहकार्य। ओके, यहाँ तक का हम लोग का जो है डिस्कशन हो चुका था, मैंने अच्छे से समझा दिया था आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है पद्य कविता शिक्षण। ठीक है, पद्य कविता शिक्षण क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जो पद्य कविता शिक्षण है इसमें आप लोगों को इतना तो पता है फ्रेंड्स, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, आपके एग्ज़ाम में जैसे कि फ्रेंड्स आप पठित पद्य आते हैं उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ढूंढने रहते हैं, जिसमें से आपको जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपके आते हैं फ्रेंड्स, आपके 3 या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो आपके ग्रामर से रिलेटेड रहते हैं और आपका ये जो पठित पद्य दिया रहता है उससे रहते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर निकालना रहता है। तो देखिए इसमें दिया गया है कविता शिक्षण छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास और रसानुभूति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा तत्वों को ज्ञान प्राप्त करना, देश एवं मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, सुनकर भाव ग्रहण करने की जो योग्यता होती है प्राप्त करना, कवि के कथन का आशय है बोध करना, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, उचित गति यति आरोह अवरोह एवं लय और भाव के अनुसार कविता का सस्वर वाचन करने की क्षमता उत्पन्न करना कविता शिक्षण के उद्देश्य कहलाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यही मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है उसको उसकी लय में, उसमें जो छुपा हुआ है उसका रस अंदर, उसमें क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इसकी क्या भाव है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना, पढ़ करके उसके क्वेश्चन का आंसर निकालना। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं उसमें क्या रहता है ना, कहीं कहीं आपको रेखांकित वाक्य दिए रहेंगे। ठीक है, उसमें होता है इस रेखांकित वाक्य के क्वेश्चन के आंसर निकाल के बताइए। तो देखिए जो पढ़ना होता है ना, पढ़ना लिखना के साथ साथ पढ़ना भी हो, नहीं तो सीखना क्या होता है निरर्थक हो जाता है। ठीक है, और जो मैं आपको बता रही हूँ रूपरेखानुकरण विधि जो होती है फ्रेंड्स, इस विधि में शिक्षक जो होता है वो श्याम पट या स्लेट पर चाक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी वाचन के लिए। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो होता है एक आदर्श पठन करना होता है। आदर्श पठन किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, पद्य को पढ़ के उसका आंसर निकालने का। देखिए यहाँ पे जब कोई अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष अगर स्वयं पुस्तक पढ़ते समय गति यति आरोह अवरोह स्वराघात या बलाघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श पठन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बच्चे अपना पठन करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं
पढ़ते हैं तो क्या होता है, पहले बच्चे अगर क्वेश्चन पढ़ ले रहते हैं तो फिर उसका आंसर निकालने में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो इसे फ्रेंड्स आदर्श पठन बोलते हैं। ठीक, अब इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है। हाँ, आज देखिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कविता शिक्षण की विधियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, और कविता शिक्षण क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करें। तो देखिए सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करें प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की क्या क्या विधियां हैं। तो देखिए प्राथमिक स्तर आप सभी को पता है ना, 1 to जो 5 क्लास होती है उसको प्राथमिक स्तर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 6 to 8 जो क्लास होती है उसको क्या कहा जाता है, उच्च प्राथमिक। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर में आपकी 5, 6, 7, 8 क्लासेस आती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस प्रकार से उनको पढ़ाया जाता है, कविता शिक्षण किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो देखिए कविता शिक्षण की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है गतिविधि दी गई है, उसके बाद अभिनय विधि दी गई है। ठीक है, तो देखिए गतिविधि में क्या बता रहा है, छोटे बालक को तो गीत और कहानी बहुत ही अधिक प्रिय होती है। ठीक है, छोटे बच्चों को क्या होती है, कहानी गीत जो होता है बहुत ही ज़्यादा उनको प्रिय होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस विधि में क्या होता है ना, जो कहानी कविता जो विधि होती है इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से बच्चों के समक्ष जब प्रस्तुत की जाती है तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है, बोलता है, सुनाता है, पढ़ाता है बच्चों को। इसके बाद शिक्षक क्या कहता है, कहानी को श्याम पट पर लिखता है, वह उसको पढ़ाता है। ठीक है, लिख करके फिर उसको पढ़ाता है। फिर क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं विद्यार्थी शिक्षा का अनुकरण करते हैं और वाक्यों के विश्लेषण के माध्यम से छात्र जो हैं वो शब्द एवं वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, और यह जो वाक्य होता है, यह जो वाक्य है ये विधि का परिष्कृत रूप भी होता है। जिस प्रकार फ्रेंड्स देखिए जो यहाँ पे दिया गया है, शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक उचित जो टीचर्स हैं वो उचित स्वर, लय और अरो अवरोह के साथ साथ गीत का सुपाठ कराता है। पुनः कक्षा के सभी विद्यार्थी अध्यापक के साथ साथ लयपूर्व गीत को सरल राग में गाते हैं। इस विधि द्वारा क्या होता है, पढ़ाने पर बच्चे जो होते हैं खेल ही खेल में बालक अनेक गीतों को कंठस्थ कर लेते हैं और यह बालकों को कविता पढ़ाने की एक सफल विधि होती है। ठीक है, ये फ्रेंड्स जो विधि है छोटी कक्षाओं के लिए है। ठीक है, छोटी कक्षाओं में क्या होता है, बच्चों को गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, गतिविधि यहाँ पे, गीत विधि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, गीत विधि द्वारा क्या होता है, बच्चों को क्लास में कविता शिक्षण दी जाए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए पठन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो पठन होता है, पठन कौशल, सामान्यतः जो पठन कौशल का अर्थ होता है भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, बच्चे जब टीचर्स के साथ उच्चारित करेंगे, कोई भी शब्द को पढ़ेंगे, बोलेंगे साथ में, तो क्या होगा, उसका वो साथ ही साथ वो अर्थ भी ग्रहण करना सीख जाते हैं। और जो पठन कौशल यानी कि रीडिंग स्किल जो होती है उसके लिए महत्व है को स्वीकार करते हुए भाषाविदों ने उसे जहाँ मनोवैज्ञानिक पक्ष से जोड़ना का प्रयास किया है वहीं इसे शारीरिक पक्ष से भी जोड़ा गया है। जितना ज़्यादा बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे उतना ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, एक्टिव रहते हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं जो पठन कौशल होता है वह स्वयं में अर्थ ग्रहण का कौशल माना गया है। यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन कौशल पर सबसे अधिक जो ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सभी विषयों का जो ज्ञानार्जन होता है इसी कौशल पर आधारित होता है। पठन कौशल पर जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बच्चे कोई भी चीज़ समझेंगे नहीं। ठीक है, और देखिए जो भाषा शिक्षण होता है ना, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र इससे पूर्व श्रवण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति से परिचित हो चुका होता है और इसी कौशल के अंतर्गत जो सुनी हुई ध्वनि को छपे हुए लिपि प्रतीकों के साथ संबंध स्थापित कर सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ते हुए उसे निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण करना सीखता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हो गई आपकी गीत विधि। ठीक है, गीत गाकर बच्चों को किस तरीके से कोई भी चीज़ है बच्चों को किस तरीके से याद कराई जा सकती है, पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग भी जब छोटे क्लासेस में थे, जब नहीं कोई चीज़ याद होती तो हमारे टीचर से ही विधि अपनाते थे। क्या करते थे, कोई भी चीज़ को हम लोग को गाना गा गा कर सिखाते थे, पढ़ाते थे। ओके, तो इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका अभिनय विधि।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अभिनय विधि। अभिनय विधि किसे कहते हैं? ठीक है, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभिनय विधि के बारे में। कुछ ऐसे भी गीत होते हैं जो गीत प्रधान होने के साथ साथ अभिनय प्रधान भी होते हैं। ऐसे गीतों को भी इस विधि द्वारा भली भांति पढ़ाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही अभिनय। किसी भी चीज़ को, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले उसका क्या, अगर उसको करके बताया जाए तो बच्चों को काफ़ी अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ अभिनय विधि। ओके, तो ये अभिनय विधि होता है। जैसे मैंने आपको गीत विधि बताया, छोटे बालकों को तो गीत और कहानी बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, उचित स्वर, लय और आरोह अवरोह के साथ गीत का सुपाठ कराता है और फिर क्या करता है, पूर्ण क्लास में सभी विद्यार्थी जो है वो अध्यापक के साथ साथ लयपूर्व गीत को सरल राग में गाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को गीत विधि अच्छे से याद हो जाती है और उनको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स, ये अभिनय विधि है। किसी भी चीज़ को अगर वो अभिनय करके दिखाते हैं, टीचर्स जो है कोई भी चीज़ अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको अगर करके दिखाएंगे, प्रयोग करके, अभिनय करके, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, नाटक होता है, आप लोग ने देखा होगा गांव में छोटे छोटे नाटक होता है रामायण वगैरह का। जो रामायण वगैरह है, अगर फ्रेंड्स आपको पढ़ के बताई जाए तो उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगा। अगर उसी को अभिनय के द्वारा, अभिनय विधि के द्वारा अगर आपको करके दिखाया जाए तो कितना अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, नवरात्र के टाइम में क्या होता था, ये जो आपकी चैत की नवरात्र होती है, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको आपके यहाँ, तो शरद नवरात्रि जो होती है, इस टाइम पे क्या होता है, काफ़ी जगह आपको रामलीला वगैरह देखने को मिलेगा। तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, उसमें रामचरितमानस जो है उसका एक एक पार्ट अच्छे से उसमें दिखाया जाता है अभिनय विधि के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों को क्या होता है, वो अच्छे से बच्चों को समझ में आता है, रट जाता है। ठीक है, तो इसी को फ्रेंड्स कहा जाता है अभिनय विधि। ओके, तो हम इसके आगे बढ़ें। अभिनय विधि आप लोगों को समझ में आया किसे कहते हैं। और इस विधि से क्या होता है, सबसे पहले जो शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों के सामने कविता का आदर्श अभिनय करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले जो टीचर होते हैं वो विद्यार्थियों के सामने कविता का आदर्श अभिनय करते हैं। उस जो कविता है, कविता का शीर्षक क्या, कविता के अंदर क्या पॉइंट छुपा हुआ है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में पहले टीचर्स बताते हैं। तो इसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अभिनय विधि कहा जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इस आदर्श अभिनय में उचित लय, स्वर और ध्वनि में गीत या कविता तथा उसका जो अभिनय दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपने देखा होगा ना, जैसे कि रामलीला में, अब रामलीला का आपको ले ली हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, रामलीला वगैरह हर जगह हो रहा है ना, रामलीला, भरत मिलाप, रावण दहन, यही सब चल रहा है ना। तो मैं इन्हीं सबका उदाहरण लेकर के मैं आपको बता रही हूँ। क्या होता है, वहाँ पे समय समय पे उस प्रकार का लय, ध्वनि, सुर, ताल मिला करके किया जाता है। तो क्या होता है, उससे काफ़ी अच्छा बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, और क्या होता है, इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, वो क्लास का क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो यह विधि क्या होती है, बड़ी रुचिकर होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग मैंने बताया ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और ये जो होता है उनको अच्छा लगता है। ठीक है, और यह विधि बड़ी रुचिकर होती है। इसमें गीत विधि की भांति बालक अनेक गीतों को स्वतः कंठस्थ कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को रटना नहीं पड़ता, बच्चे अपने आप ही इसको करके 2-4 बार पढ़ के अच्छे से अपना समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट वाला क्या है, अर्थबोध विधि। ठीक है, मैं आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पे, अर्थबोध विधि बता रही हूँ। तो ये क्या होता है, अर्थबोध विधि या फिर शब्दार्थ विधि। इस विधि का प्रयोग उत्तर प्राथमिक कक्षाओं अर्थात 4 से 5 में किया जाता है, क्लास 4 और 5 में। अभी तक जो मैं बता रही थी वो आपको 1st, 2nd, 3rd क्लास के बच्चों के बारे में बता रही थी कि इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया और बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है क्लास 4th और 5th की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस विधि का प्रयोग करके उत्तर प्राथमिक कक्षाओं के अर्थात 4th और 5th क्लास में किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या होता है, शिक्षक की पढ़ाई जाने वाली कविता का पाठ या तो स्वयं कराता है और इस विधि में पढ़ाने में जो शिक्षक होते हैं छात्रों की अपेक्षा अधिक सक्रिय रहता है। ठीक है, पढ़ाने में टीचर्स क्या होते हैं, छात्रों की अपेक्षा जो होते हैं खुद सक्रिय रहते हैं, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उपयुक्त नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इसमें टीचर्स वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसमें क्या बताया गया है, इसलिए क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उपयुक्त नहीं है। क्योंकि क्लास में जितना ही ज़्यादा टीचर्स एक्टिव होने चाहिए उतना ही स्टूडेंट भी एक्टिव होने, दोनों लोग एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, क्लास ज़्यादा रुचिकर बनी रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कहानी विधि क्या होती है। देखिए कहानी विधि क्या होती है, जिसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड। तो इस विधि में क्या होता है, तो छोटे छोटे वाक्यों में निर्मित कहानी, चार्ट व चित्रों के माध्यम से
बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, बच्चों के समझ उसको सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, किया जाता है। तो शिक्षक क्या करता है, इस कहानी को कक्षा में कहता है और इसके बाद शिक्षक जो होता है वो कहानी को श्याम पट पर लिखता है। पहले तो वो पढ़ाता है और सुनाता है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसको श्याम पट पर लिखता है, वह उसको पढ़ता है। फिर विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। अब फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हो अनुकरण क्या होता है, तो मैं आपको देखिए अनुकरण बता देती हूँ अभी। तो देखिए पहले मैंने आपके यहाँ क्या बताया, विद्यार्थी क्या करते हैं, शिक्षक का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, जिसको बोलते हैं इमिटेशन मेथड, ठीक है। अनुकरण करते हैं। इस वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र जो होते हैं शब्द एवं वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह जो होती है यह वाक्य विधि का परिष्कृत रूप होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यह अनुकरण मेथड क्या होता है, मैंने इसके पहले भी क्लास में आपको बताया है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अनुकरण मेथड क्या है, आई मीन अनुकरण विधि क्या है। तो देखिए ये जो विधि होती है ना, यह विधि देखो और कहो विधि जो है ये विधि का दूसरा स्वरूप होता है और इसमें जो अध्यापक होते हैं एक एक शब्द, ठीक है, ये जो भी टीचर्स होते हैं ना उसमें एक एक शब्द जो होते हैं बालकों के समक्ष कहता है और छात्र क्या करते हैं, उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, छात्र शब्द ध्वनि का जो उच्चारण होता है एवं पढ़ना सीखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं, जिससे अगर मान लीजिए क्लास में कोई टीचर आया, वो अपना लेक्चर दे करके चला जाता है, तो क्या बच्चे उस लेक्चर से कुछ समझ पाएंगे, कुछ अनुकरण कर पाएंगे, कुछ कंठस्थ कर पाएंगे? आप लोग ही कमेंट करके बताइए। जब तक क्लास में प्रश्नोत्तर मेथड यानी कि बच्चों से पूछना, टीचर बच्चों से पूछे, बच्चे टीचर से पूछे, इस मेथड को अपनाया जाता है तो क्या होती है, क्लास रुचिकर बनी रहती है। और अगर क्लास को कविता, गीत, इन सभी चीज़ों से, अगर हिंदी के क्लास में अगर कविता गीत बच्चों को पढ़ाए तो बच्चे क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। अगर आप आए थियरी बोल के पढ़ के बच्चों को सुनाकर चले गए तो बच्चे क्या होगा, बच्चों को बोरिंग लगेगा और उन क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। और उनकी हिंदी विषय में जो रुचि होती है वो रुचि क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये सब मेथड अपनाया जाता है ताकि बच्चों को जो क्लास है वो इंटरेस्टिंग लगे, बच्चे अच्छे से अपना पढ़ाई करें। ओके, तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने जो भी 3 मेथड आपको बताए हैं, पहला गीत विधि, दूसरा अभिनय विधि और तीसरा क्या बताया, अर्थबोध या शब्दार्थ विधि, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़े, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो होता है, ये देखिए ये जो शब्द यूज किया जाता है ना, ये 5th 6th 7th 8th क्लास के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। अगर आप देखते होंगे, आप बोलते होंगे मैं प्राथमिक स्कूल में गया था, तो प्राथमिक स्कूल क्या होता है, उसमें फ्रेंड्स 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 यानी कि 1 से 4 तक के बच्चे जो होते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद 5 6 7 8 की क्लास के जो बच्चे होते हैं वो उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को इसमें व्याख्या विधि, खंडवान विधि, इन सभी विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाया व समझाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ये सब विधि किस प्रकार से है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्याख्या विधि की। तो देखिए फ्रेंड्स, यह क्या होता है, यह शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है, ठीक है। ये किसकी है, ये जो शब्दार्थ विधि होती है ना, इसका क्या है, इसका विकसित रूप है। और तथा जो माध्यमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। कविता शिक्षण जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, कविता कैसे पढ़ी जाती है बच्चों को, कविता विधि द्वारा जो उच्चारण अंगों की जो चिकित्सा होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं बताऊंगी आगे क्लास में, उसमें क्या होता है ना, जैसे अगर उच्चारण करने वाले जो अंगों में कोई दोष हो तो चिकित्सक से चिकित्सा करानी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ फ्रेंड्स क्या होती है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कविता शिक्षण। कविता शिक्षण क्या होता है, इसमें बच्चों को पहले उनको एक एक वर्ड पढ़ना बच्चों को अच्छे से आता है, तो बच्चे जो कविता शिक्षण है उसको काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ बात हो रही थी कविता पठन की, ठीक। कविता शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है और इस विधि में शिक्षक जो होते हैं वो विद्यार्थियों को केवल कविता का अर्थ ही नहीं बताता, अपितु क्या करता है, उन्हें कविता में निहित जो भाव है, जो छंद है, जो अलंकार है आदि से भी अवगत कराता है। तो अतः इस विधि से क्या होता है, इस विधि द्वारा कविता के शिक्षण में कविता के कला, पक्षधार, रस, भाषा तथा भाव पक्ष दोनों को ही समझाने पर बल दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है, देखिए जो आप लोग अगर 5th 6th 7th 8th क्लास में अगर आपने पढ़ाया होगा
तो आपको जो हिंदी की बुक मिलती है, ठीक है, जो हिंदी की बुक बच्चों को क्लास में पढ़ाई जाती है, उस बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो पीछे है, पीछे जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये हो गया, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, ये सब उसमें क्या होता है, दिया रहता है। तो जैसे अलंकार फ्रेंड्स आपने देखा हो, जो अलंकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के जो 3 टाइप होते हैं वो फ्रेंड्स दिया रहता है ना 5th 6th 7th 8th क्लास में, तो दिया रहता है पीछे। तो बच्चों को क्या करना है, बच्चों को जो भी आप कविता पढ़ा रहे हैं उस कविता के अंदर कौन कौन से उसमें रस है, छंद है, कौन कौन सा अलंकार का यूज किया गया है, ठीक है, किस प्रकार का भाव पक्ष है, तो उस सभी चीज़ों को भी बच्चों को समझाना होता है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स कि आपकी व्याख्या विधि। तो ये व्याख्या विधि कब यूज की जाती है, बच्चों को कविता शिक्षण कराते वक्त। अब देखिए छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाते थे तो छोटे बच्चों को जो कविता है या बलोचित गीत सुनाने व सुनने में काफ़ी रुचि लेते थे। जो छोटे बच्चे थे वो क्या करते थे, वो गीत जो होते हैं उनको सुनने में, कविता सुनने में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते थे। वो क्या करते थे, केवल टीचर्स के साथ पढ़ते थे और उसको साथ में बोल के वो कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। लेकिन जब क्लास में जब बच्चे बड़े होते हैं, जब बच्चे 5 6 7 8 क्लास में जाते हैं, तो क्या होता है, बच्चों को कविता को केवल याद ही नहीं करना होता है, उसके अंदर बच्चों को क्या करना रहता है, उसमें बच्चों को क्या बोलते हैं, इसकी व्याख्या करनी रहती है, ठीक है। उसके गद्यांश पदांश छोटे छोटे रहते हैं, उसकी व्याख्या करना रहता है, उसके क्वेश्चन आंसर ढूंढने रहते हैं, उसमें रस, छंद, अलंकार पता करना रहता है, इसमें कौन सा रस छुपा हुआ है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वे कविताओं के केवल कंठस्थ करा के उन्हें क्या कहते हैं, कविता पाठ के लिए प्रेरित करते हैं। और जो कविता पाठ होता है वो मौखिक भाव प्रकाशन की शिक्षा देने का अन्य उपयोगी साधन होता है, ठीक है। बस ये रहता है। तो अब बड़ी क्लास में क्या होता है, बच्चों को हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को जो होता है समझाना होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया व्याख्या विधि क्या होती है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ें। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है खंडवायन विधि। ये जो फ्रेंड्स खंडवायन विधि है, इस विधि का दूसरा नाम क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि भी है, ठीक है। इस विधि का दूसरा नाम क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। और इस विधि में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियां अपनाई जाती हैं। अब फ्रेंड्स आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये संश्लेषण और विश्लेषण विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए आपको याद होगा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे आ गया आपका जो यहाँ पे इस विधि में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो देखिए आपको याद होगा जो मैंने भाषा शिक्षण के नियम बताए थे, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। याद आया आप लोगों को कुछ? तो देखिए उसमें मैंने बताया था कि जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों के मत को पुष्टि करने के लिए अथवा उनकी जो शंकाएं होती हैं, उनके माइंड में जितने भी क्वेश्चन बन रहे होते हैं उनको दूर करने के लिए अध्यापक जो होता है, अध्यापक को विषय वस्तु को विश्लेषित यानी कि एनालिसिस अर्थात अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। इसके उपरांत उनको क्या करना चाहिए, जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं सामान्य विचार बनाने के लिए उन्हें विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। पहले क्या करें, उसको छोटा छोटा तोड़ के उसको बच्चों को समझाएं, उसके बाद फिर बच्चों को क्या करें, उस विषय वस्तु को एक साथ मिला करके स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ बच्चों को नहीं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बताया, जो भी चीज़ बच्चों को नहीं आ रही उसको वहाँ से निकाल के थोड़ा उसको अच्छे से समझा के उसके बाद फिर उस चीज़ों को पूरे विषय वस्तु के साथ जोड़ करके बच्चों को अच्छे से समझाया और बताया जाए, ठीक है। यही होता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण मतलब होता है तोड़ करके, संश्लेषण मतलब होता है जोड़ के उसको बताना। ओके, आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। विश्लेषण से संश्लेषण की दोनों विधियां अपनाई जाती हैं और विचारों को पृथक रूप से व्यक्त किए बिना उसका समझाना बड़ा कठिन होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, क्या बताया यहाँ पे देखिए, वही बात कही, पृथक। पृथक मतलब होता है अलग अलग, बिना अलग अलग किए उसको व्यक्त करना, बिना समझाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए शिक्षक क्या करते, प्रश्नोत्तर के आधार पर कविता में, एक सेकेंड फ्रेंड्स, कविता में जो निहित विचारों और भावों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है और उन्हें के द्वारा किए गए उत्तरों के आधार पर आगे बढ़ता है, ठीक है। समझ में आप सभी को? क्या करते हैं, पहले जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसी की चीज़ों को उठा करके, जैसे मैंने आपको बीच में विश्लेषण से संश्लेषण नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर क्या होता है। तो ऐसे ही बच्चों को जो चीज़ नहीं आ रही उसको उठा के उसको प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, उस प्रश्नोत्तर विधि जो है, इस मेथड को यूज़ करके
आप क्या करेंगे, बच्चों को समझा सकते हैं तोड़ के, फिर उसके बाद उसको विषय वस्तु के साथ जोड़ करके बच्चों को अच्छे से समझाएं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है उच्च माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर कविता शिक्षण की विधियाँ क्या क्या होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड पेपर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए जो आता है मैं उतना आपको बता दी, ये जो आपका सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, क्योंकि जो मैं हिंदी लेके चल रही हूँ फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए ही अवेलेबल है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही तुलना विधि। तो देखिए उच्च माध्यमिक जो स्कूल होता है वो होता है आपका 9 to 10 क्लास के लिए, और अगर हम बात करें उच्च स्तर पर तो उच्च स्तर जो होता है फ्रेंड्स वो 11 to 12। ठीक है, ओके, समझ में आप लोगों को। तो अब देखिए यहाँ बात हो रही है तुलना विधि। यह विधि में व्याख्या विधि का ही एक रूप है। खोज करने पर कभी कभी क्या होता है, एक ही कवि की एक से अधिक कविताओं में अथवा भिन्न भिन्न कवियों की कुछ कविताओं में विचार और भाव क्या होते हैं, सब में मिल जाते हैं। बहुत से कवि हैं जिन्होंने अपनी अपनी कविताएं लिखी हैं, तो इसमें क्या होता है, तुलना की जाती है अलग अलग कवियों की कविताओं से कवियों की यहाँ पे क्या होती हैं, उनकी जो भाव होती है, उनकी जो तुलना होती है, तुलना की जाती है। यदि विद्यार्थी किसी कवि की किसी कविता से भली भांति परिचित है, ठीक है, किसी कवि की कविता से भली भांति अगर परिचित है तो उसके माध्यम से उसी विचार वाली दूसरी कविताओं को बड़ी सरलता से उन्हें पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही कहा जा रहा है, उसमें जो भी कवि है और जो उसने कविता लिखी है उन दोनों की तुलना करेगा एक दूसरे से। अगर वो उससे भली भांति परिचित हो गया है कि कौन से इसमें भाव, रस, छंद, अलंकार जो यूज किया है, उसके बाद उसके अलावा ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने यही सब भाव दूसरी कविताओं में उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसको ये क्या बोलते हैं, तुलना विधि बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है व्यास विधि, व्यास समीक्षा विधि। तो चलिए इसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है व्यास विधि, ये किसे कहते हैं। तो देखिए जो व्यास विधि है, इस विधि द्वारा कविता पढ़ाने पर कविता के भाव और कला दोनों ही पक्षों की जो एक कथावाचक की भांति विशद व्याख्या करनी पड़ती है। इसलिए इस विधि का जो नाम भी व्यास प्रणाली रखा गया है। भावों को हृदय में ग्रहण करने के लिए इस विधि में शिक्षक को अनेक उदाहरण देने पड़ते हैं। ठीक है, इस विधि को पढ़ाने के लिए टीचर्स जो होते हैं उनको कथावाचक की भांति बहुत से क्या देने पड़ते हैं, बहुत से उदाहरण देने पड़ते हैं। और उदाहरण में आए हुए जो अलंकार होते हैं, अलंकारों आदि से भी विद्यार्थियों को परिचित कराना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि इसमें कौन से अलंकार का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यह विधि उन्हीं के लिए रुचिकर होती है जिन्हें साहित्य का विशद ज्ञान हो। ठीक है, जिन्हें साहित्य में इंटरेस्ट हो उन्हीं के लिए क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है या जो विधि होती है या जो मेथड होता है उन्हीं के लिए रुचिकर होता है, जिन्हें साहित्य का क्या हो, विशद ज्ञान हो। और इस विधि द्वारा क्या होता है, पढ़ाने पर बालकों के ज्ञान का अधिक विस्तार किया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है आपका समीक्षा विधि किसे कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं समीक्षा विधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समीक्षा विधि दिया गया है। तो इस विधि के द्वारा क्या होता है, गद्य पढ़ाने पर पद्य के गुण दोनों की आलोचना करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विधि के द्वारा क्या होता है, गद्य पढ़ाने पर पद्य के गुणों की दोनों की आलोचना करनी पड़ती है। और इससे क्या होता है, कविता की जो आलोचना होती है उसमें निहित कला और भाव दोनों पक्षों, ठीक है, कला और भाव दोनों पक्षों के आधार पर की जाती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है दोनों के आधार पर की जाती है। कला पक्ष के अंदर यह भी देखा जाता है कि अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, रीतियाँ आदि पर कविता कहाँ तक खरी उतरती है। और इस विधि में व्यास विधि की दोनों भांति शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही विषय का विशद ज्ञान होना चाहिए, और विद्यार्थी को भी ज्ञान होना चाहिए कि इसमें किन की आलोचना के सिद्धांत जानने की आवश्यकता है, अन्यथा वे इस विधि का अनुसरण कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको देखिए जो बताया है उच्च प्राथमिक और उच्च स्तर के लिए। ठीक है,
उच्च माध्यमिक और उच्च स्तर यानी कि 9th 10th और 11th 12th क्लास में किस प्रकार से बच्चों को हिंदी भाषा यानी कि हिंदी शिक्षण पढ़ाया जाता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया तुलना विधि, जिसमें क्या होता है, तुलना की जाती है किसी कवि और कवि की कविता से दूसरे कवि और कवि की कविता से भली भांति क्या कहता है उनका तुलना की जाती है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया व्यास विधि, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया समीक्षा विधि। अब ये आपकी चौथी विधि है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रचना शिक्षण। ठीक है, क्या है रचना शिक्षण? तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, यह अपने जीवन काल में व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अपने विचारों को लिखने या बोलने की आवश्यकता होती है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण को छात्रों के समक्ष रचना शिक्षण करने की आवश्यकता होती है। क्रमबद्धता रूप से अपने विचार लिखने एवं बोलने की आदत डालना व्यक्तिगत भाषा है, शैली का विकास करना एवं आत्माभिव्यक्ति रचना शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। जो रचना शिक्षण के विभिन्न विधियों की चर्चा इस अध्याय में इस प्रकार की गई है कि कोई भी अपने जीवन काल में व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अपने विचारों को लिखने या बोलने की जो आवश्यकता होती है वो इसी तत्व को ध्यान में रखते हुए जो टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन्हीं जो रचना शिक्षण को समझ के अपनी जो क्रमबद्धता रूप से अपने विचार को लिखते हैं, लिखने की आदत डालते हैं और वो भी याद रखते हैं कि इसमें किस भाषा शैली की यूज की जाए। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स जो है मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। ओके, तो सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि मैं आपको इस चैनल पे आपकी जो फ्रेंड्स जो सीटेट की आपकी CDP है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं CDP बाल विकास, ठीक है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है फ्रेंड्स उसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग वो भी क्लास अटेंड कर लीजिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपकी जो आगे क्लासेस है अच्छे से चल सके। ठीक है, मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।